सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखो एक स्टोरी सुनाऊंगा, अगर उस स्टोरी को समझ गए तो ये चैप्टर तुम्हारे हाथ में है। स्टोरी को मिस कर दिया, चैप्टर गया। स्टोरी क्या है, पहले चीज समझना पड़ेगा आपको। एक थोड़ा सा टॉपिक है, पहले टॉपिक समझो फिर स्टोरी समझेंगे। टॉपिक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब तुम बोलोगे सर ये किस खेत की मूली है, तो समझाता हूं। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, समझना कि जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर आपको याद हो, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा था E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, और नाम रखा था आपने फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैसे ही आप ये जानते हो, अब तक तो जान गए होंगे, B4 होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? वैसे ही एक होता है फ्लक्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये BA cos थीटा, BA cos थीटा, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है, इसको 5B भी बोलते हैं हम, कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इसका मतलब क्या होता है, कितना मैग्नेटिक फील्ड कितना एरिया को काट रहा है एट एन एंगल 90 डिग्री पर। बोलो सर cos 90 तो जीरो हो जाएगा। नहीं, 90 का मतलब क्या था वो समझो। देखो जैसे ये मेरा एरिया है, जैसे बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको विजुअलाइज कराऊं जरा। देखो अगर ये मेरा एरिया है, क्या मेरा एरिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल जीरो बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एरिया पर 90 डिग्री पर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन पे 90 डिग्री है, पर एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री ही है। क्योंकि एरिया वेक्टर पता क्या होता है, जो लाइन यहां से निकल रही है। जैसे इस एरिया का, देखो मैं समझाता हूं, देखो ये मेरी हथेली है, तो ये इसका एरिया वेक्टर पता क्या होगा, एरिया वेक्टर ये उंगली जो बाहर आ रही है ना, उंगली, ये इसका एरिया वेक्टर है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये इसका एरिया वेक्टर है। जरा पॉज करना। हाँ, तो मैं कह रहा था, अगर ये मेरा एरिया है तो मैग्नेटिक फील्ड, देखो बात समझना, भले ये एरिया के परपेंडिकुलर है, पर जो इसका एरिया वेक्टर होगा ना, ये उंगली है जो बाहर निकली हुई है, दिख रहा है आपको? तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उंगली के तो पैरेलल है ना, तो उंगली के साथ 0 डिग्री, उंगली के साथ कितना है, एरिया के ऊपर 90 डिग्री है, पर उंगली के साथ कितना है, 0 डिग्री, जो उंगली निकल रही है एरिया के साथ। तो एक बात ध्यान रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स में ये जो एंगल होता है ना, ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का होता है। तो देखो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये कॉपी एरिया है, कॉपी क्या है, एरिया, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ कितना है, 0 डिग्री, पैरेलल है। देखो एरिया वेक्टर ये है, ये पेन मेरा एरिया वेक्टर है, ठीक है, और जो दूसरा पेन है ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो उस पेन के तो पैरेलल जा रहा है, एरिया के परपेंडिकुलर है। बात समझे? तो एंगल कौन सा लेना है बताओ, एरिया वेक्टर के बीच का, मतलब जो एरिया निकल रहा है एरिया वेक्टर के बीच का, और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल ले जाता है हमेशा। तो एक छोटी सी बात रखना कि एंगल हमेशा ना एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का लेना, ये नहीं कि एरिया के ऊपर कितना एंगल बन रहा है, एरिया के ऊपर नहीं, एरिया वेक्टर के साथ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, आपको देखना है कितना मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया पर कितने एंगल पे जा रहा है, कितने एंगल पे। मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। कोई दिक्कत किसी को मैग्नेटिक फ्लक्स में? कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ऐसी हम बातें कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कि मान लो ये कोई एरिया है, ये 10 मीटर स्क्वायर है, और यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, ओ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, 10 टेस्ला जा रहा है। तो मैं आपसे बोलूं भैया फ्लक्स बताओ, फ्लक्स, तो तुम बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। अब तुम बोलोगे सर ऐसी बात है ना, आप हो बेवकूफ, यहाँ तो अगर 90 डिग्री बनेगा, अगर ये मान लो ये कॉपी है, कहाँ गया कॉपी, देना बेटा, अगर ये कॉपी है, ऐसे रखा हुआ है ना कॉपी, तो 90 डिग्री है, तो बच्चे यहाँ पर 90 पुट करेंगे, और 90 पुट करेंगे, बोलेंगे अरे cos 90 जीरो होता है, खत्म। गलत। क्यों गलत? एक्चुअली में एरिया वेक्टर होता है एरिया के से निकलने वाली एक लाइन, स्ट्रेट 90 डिग्री पर निकलने वाली लाइन। तो एक्चुअली में इसका एरिया वेक्टर पता क्या होगा, ये होगा इसका एरिया वेक्टर। हमें एंगल एरिया के ऊपर कितना बन रहा है वो नहीं देखना होता, हमें एंगल देखना होता है कि वहां से निकलने वाला एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है। यानी कि प्रॉब्लम क्या पर है, समझ में आ गया? तो ये इसका एरिया वेक्टर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, तो एंगल होगा 0 डिग्री। तो cos 0 कितना हो जाएगा बताओ, cos 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे 1, cos 0 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर फ्लक्स हो जाएगा B इंटू एरिया इंटू cos 0 1। B पता है, एरिया पता है, आंसर कितना आ गया 100। तो ये फ्लक्स हो गया 100। समझ में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? और फ्लक्स के लिए वेबर इस्तेमाल करते हैं, WB यूनिट वेबर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर मान लो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने ना एरिया को ऐसे झुका रखा है, देखो, और आपको सोचना है, और ये एंगल दे दिया मान लो 60 डिग्री, और मैं बोलूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला,
मैग्नेटिक फील्ड कितना है 10 टेस्ला, हमारा मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है, और जो एरिया है वही 10 मीटर स्क्वायर है। अब फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स होगा बी ए कॉस 60 डिग्री। तो आप गलत हो गए। एक्चुअली में आपको ये समझना पड़ेगा, देखो जब हमारा एरिया ऐसा होता है तो ये होता है एरिया वेक्टर। अब एरिया को घुमाओगे तो एरिया वेक्टर किधर आएगा, नीचे। तो बेसिकली एरिया वेक्टर ये वाला है, और हमें एंगल किसके किसके बीच में लेना होता है, एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपका ये है, तो एंगल 30 होगा ना ये, क्योंकि ये 60 तो कितना बचेगा 30। तो फ्लक्स यहाँ पर क्या आएगा, बी ए कॉस 30 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ अब बी हो जाएगा, बी और 100 हो जाएगा, कॉस 30 लिख देना, आंसर आ जाएगा। हाँ अब दिख रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्लीज इसे अच्छे से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा पॉज कर दो। तो इस चैप्टर के लिए स्टोरी समझना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर को सीखो तो एक छोटी सी स्टोरी क्या है कि एक पगला था, मजाक नहीं कर रहा, जितने भी साइंटिस्ट लोग होते हैं वो पगले ही होते हैं, ठीक है ना, जो रिसर्च कर रहे होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं, बात समझे। तो वैसे ही 2-3 पगले लोग थे, क्या कर रहे थे वो, कुछ नहीं, 2-3 खेल खेल रहे थे। खेल क्या था, खेल ये था कि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बनाया गया क्रॉस। उन्होंने मैग्नेट लिया, यहाँ पर नॉर्थ पोल रख दिया यहाँ पे, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा ना, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। क्रॉस का मतलब होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर जा रहा है। कहाँ जा रहा है बेटा, अंदर। तो उन्होंने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को करवा दिया। अब इसके अंदर एक कॉइल रख दिया, कॉइल सर्कुलर रखा या रेक्टेंगुलर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रेक्टेंगुलर ले रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा और उस कॉइल की ऐसे एक डंडी बना दी। डंडी समझते हो क्या होता है, ताकि यहाँ से बेल्डिंग कर दी, और ये मेटल है, मेटल क्या है ये मेटल, और यहाँ पर बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया, बल्ब। ये वायर है, कॉपर की वायर है, कॉपर की वायरिंग है, और यहाँ पर ये हाथ से पकड़ने के लिए ये होल्डर, एक तरह से इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, होल्ड कर सकते हैं। अब होता क्या है कि 2 बातें करते हैं। जो यहाँ का मैग्नेट था, उस मैग्नेट का ये मैग्नेटिक फील्ड है 2 क्रॉस। उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को दूर पास किया। स्टोरी समझना, जैसे ही मैग्नेट को दूर पास किया, क्या देखते हैं कि ये बल्ब जो भुकभुका रहा है, क्या हो रहा है, भुकभुका रहा है, समझते हो, भुक कर रहा है। तो मेरी बात नहीं समझे। हाँ, तो जो बल्ब है जला बुझा, मतलब कुल मिला के ना, जैसे मैग्नेट को आगे पीछे कर रहा है उसे बल्ब जलता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर करंट है, वोल्टेज, सब कुछ आ गया, करंट भी आ गया, वोल्टेज भी आ गया। वोल्टेज को हमारी भाषा में आज से हम बोलेंगे ईएमएफ। क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर ईएमएफ आ गया, करंट आ गया। तो पगला परेशान हो गया कि हो क्या रहा है। फिर उस पगले ने क्या किया, अगली बार इस हैंडल को पकड़ा और ऐसे होता ना जैसे घुमाते, जैसे रोटेट किया। क्या किया, तो जब इसको रोटेट किया, मतलब दिखाना बेटा, कॉपी दिखाना, जैसे ये है कॉइल और मैग्नेट को यहीं पर रखा, पहले मैग्नेट को आगे पीछे किया, फिर इसको रोटेट कर दिया। जैसे इसको रोटेट किया ना भाई साहब, दोबारा बल्ब जला। कह रहा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अभी वो बातों को समझेंगे क्या गड़बड़ हो रहा है। फिर उस पगले ने एक और काम किया, यहां पर कुछ ऐसा सिस्टम किया कि इसके एरिया को कम कर दिया, लूप के एरिया को कम कर दिया। क्या बोला मैंने, लूप के एरिया को। तब भी देखा यार करंट जला, मतलब करंट आ गया, बल्ब जला। तो उसको एक बात समझ में आ गई कि एरिया कम करने से क्या हो रहा है, एंगल घुमाने से क्या हो रहा है, सब कुछ, या मैग्नेट को आगे पीछे करने से क्या हो रहा है, एक ही काम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की संख्या कम हो रही है जब वो, या बढ़ रही है। जब वो मैग्नेट को पास लाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, मैग्नेट को दूर करता है मैग्नेटिक फील्ड घट जाता है, जब वो घुमाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, घट जाता है, जो भी हो जाता है। मेरी बात समझे। या फिर जब वो एरिया को कम कर रहा है तब भी इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कम हो जा रहा है, यानी कि बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से दिक्कत स्टार्ट हो रही है। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि एक टॉपिक हम जानते हैं, एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए। मेरी बात सुनना। तो उसने बोला देखो यार, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, एरिया भी चेंज हो रहा होने से, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तब भी कुछ होता है, एरिया चेंज होने से भी होता है, और एंगल चेंज होने से भी होता है। तो तीनों को इकट्ठे उसने, तीनों बोला कि भैया देखो, इन तीनों को जोड़ दिया गया इकट्ठे, मतलब अगर कभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तब फ्लक्स चेंज होगा। क्या चेंज होगा, कभी आप एरिया चेंज करोगे तब भी फ्लक्स चेंज होगा, कभी आप इसको घुमाओगे एंगल चेंज करोगे तब भी फ्लक्स चेंज होगा। यानी जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा करंट आएगा, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब भी एरिया चेंज हो रहा है करंट आएगा, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब भी एंगल चेंज हो रहा है तो करंट आएगा, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आपको करंट मिलेगा। क्या मिलेगा, नहीं समझे मेरी बात को। अरे बहुत लॉजिकल बात नहीं कर रहा हूं मैं,
कि भाई बी चेंज होने पर एफ आई चेंज हो रहा है, बी चेंज होते ही करंट मिल रहा है, मतलब फाई चेंज होते ही करंट मिल रहा है। तो कंक्लूजन निकला कि जब भी आपको ईएमएफ मिलेगा, जब ये फ्लक्स चेंज होगा, तो ईएमएफ जो होगा ना, ईएमएफ वो होता है डी फाई बाई डी टी, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कभी फ्लक्स में चेंज आएगा समय के अनुसार, तो आपको ईएमएफ मिलेगा, क्या मिलेगा, और ईएमएफ का मतलब करंट हो जाएगा। अरे वोल्टेज से क्या मिलता है, करंट। तो ये फैराडेज का लॉ है। कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ। तो फैराडेज ने अपना ये बात बोला, ये है टॉपिक का नाम फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्या नाम है इसका, फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो फैराडेज अपने फर्स्ट लॉ में कहता है कि जब भी कहीं पर फ्लक्स चेंज होगा तो आपको ईएमएफ मिलेगा, क्या मिलेगा। और फ्लक्स चेंज होने का इनडायरेक्टली मतलब है या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है, या एरिया चेंज हुआ है, या एंगल चेंज हुआ है। यानी जब भी आपका फ्लक्स चेंज होगा आपको ईएमएफ मिलेगा, क्या मिलेगा। और यही फैराडेज का फर्स्ट लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, ये इसको सेकंड लॉ भी, ये सेकंड लॉ है, सॉरी, ये फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट है। मतलब फैराडेज ने दो लॉ दिए, पहला दिया बोल के और दूसरा दिया लिख के। तो मैंने लिख के दिया, मतलब बोल दूंगा ना इसी को कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस ईएमएफ कम्स, हिंदी में बोलते हैं ऐसे, ईएमएफ आता है। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ। और जब मैं फॉर्मुला लिख दूंगा तो बन जाएगा ये सेकंड लॉ। तभी फैराडेज लॉ की बात करेंगे। पहले स्टोरी समझ में आया, स्टोरी सारा किसके वे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ मिलेगा, और ईएमएफ से, ईएमएफ मतलब वोल्टेज, वोल्टेज से क्या मिलेगा हमें, करंट। तो कहानी को लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं फैराडेज लॉ की तरफ। फटाफट नोट करो, पॉज कर दो बेटा। सो नाउ द टॉपिक इज फैराडेज लॉ। देखिए फैराडेज नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद दो लॉ दिए। पहला था फर्स्ट लॉ, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, जब ये कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यानी बी चेंज हो, ए चेंज हो, या एंगल चेंज हो, एक ईएमएफ आएगा। क्या आएगा, ईएमएफ इंड्यूसेस इन द कॉइल। दूसरा क्या, सेकंड लॉ क्या, इसका डेफिनेशन कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, यानी फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कुल मिला के क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज गिवन बाय चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सेकंड लॉ है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों आ गए, हम लोगों को दिक्कत नहीं है। अगला हम पढ़ेंगे लेंज लॉ, प्लीज नोट इट डाउन। अब मेरी बात सुनो, अगर कोई कॉइल है, सुन लो, अगर कोई कॉइल है, ध्यान दो सारे बच्चे इधर, बट आप तो पढ़ लो यार, ध्यान दो इधर। अगर कोई कॉइल है, इसमें बहुत सारे टर्न लगे हुए, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे टर्न लगे हैं, तो यहाँ को एन से मल्टीप्लाई करेगा, जहाँ एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, कि भाई बहुत सारे टर्न्स के लिए बहुत सारा ईएमएफ आएगा, एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक लेंज नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ साहब क्या कहते हैं कि लेंज लॉ कहते हैं, भैया देखो, लेंज लॉ एक तरह से ओपोजिशन लॉ है, समझाता हूँ मतलब क्या। देखो ये कहते हैं कि देखिए अगर कोई कॉइल है और इसको अपने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया है, या मैग्नेट को आगे पीछे किया है, या रोटेट किया है, या एरिया जो भी किया है, तो इसके अंदर करंट आएगा। भाई करंट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर करंट की डायरेक्शन ऐसे लोगे कि ऐसे लोगे, कैसे लोगे। तो लेंज लॉ कहते हैं कि करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी कि वो अपने अंदर के चेंज को अपोज करना चाहेगा। जैसे हमारा इनर्शिया था, देखिए हमारा इनर्शिया क्या कहता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, अगर कोई मोशन है तो मोशन में रहना चाहेगा। वैसे लेंज लॉ कहता है कि अगर देखिए भाई साहब, ये हमारा लूप है, अगर इस लूप के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो वो करंट इस प्रकार से पैदा करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड घट जाए, वो अपने अंदर का चेंज आने नहीं देगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो वो घटाएगा, आप घटाओगे तो वो बढ़ाएगा, मतलब अपने अंदर के चेंज को अपोज करेगा। देखो हर जैसे ये रेस्ट पे रहना चाहता है कि अपने आप मोशन में हो रहा है, क्या मैं फूक मार रहा हूँ पर ये हिल नहीं रहा, रीजन क्या है, इसके पास एक मास है, मास मतलब इनर्शिया है, जिसकी वजह से यहीं पर रहना चाहता है ये। समझे मेरी बात को। वैसे ही अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो घटाएगा, घट रहा है तो बढ़ाएगा। तो लेंज लॉ कहता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन सच अ वे इट विल ट्राई टू अपोज द चेंज, है ना, इट विल ट्राई टू अपोज द चेंज अपोज द कॉज दैट इज प्रोड्यूस्ड। अभी लिख दूंगा मैं इसको, अभी बढ़िया से लिख दूंगा, पहले समझते कि इसका मतलब क्या। मतलब ये देखो, अगर ये मेरा लूप है और प्यारे बच्चों इसके अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हम बढ़ा रहे हैं अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ा रहे हैं, तो ये लूप चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आए, किस तरफ आए, ताकि इसको कैंसिल कर सके, इसको कैंसिल। तो सोचो अगर ये लूप है जो चाहता है क्रॉस को मैं कैंसिल कर सकूं, क्रॉस का मतलब जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, अभी थंब किस तरफ है, अंदर, थंब होता है लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब अभी अंदर है, थंब क्या है, थंब अभी अंदर है। अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो लूप क्या जाएगा, लूप जाएगा थंब किस तरफ आ जाए, बाहर। तो थंब बाहर आने का मतलब क्या है, लूप चाहता है कि थंब बाहर आए, तो करंट ऐसे, करंट ऐसे, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। यानी अगर हम क्रॉस बढ़ाएंगे तो करंट ऐसे आएगा। अब तुम बोलोगे ये कैसे, एक और कराओ, समझाता हूं। देखो जैसे मैंने कहा ये कोई लूप है, लूप, इसके अंदर आप डॉट को बढ़ा रहे हो, डॉट, जो डॉट है बढ़ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रहा है, यानी आपको अपने थंब को बाहर रखना है, बाहर बढ़ रहा है, बाहर हम बढ़ा रहे, कौन बढ़ा रहे, तो ये लूप क्या जाएगा, लूप चाहेगा कि जो थंब है वो अंदर हो जाए, तो लूप चाहता है थंब अंदर हो जाए, अंदर यानी करंट ऐसे, लूप चाहता है अंदर हो जाए तो करंट ऐसे। मेरी बात समझे नहीं समझे। अरे बेवकूफ, अगर मैं तुमसे ऐसे कहूं, अच्छा किसको नहीं पता है, देखो सुन लो, अगर कहीं पर लूप हो, जिनको नहीं पता, लूप के अंदर जो थंब होता है ना, थंब होता है मैग्नेटिक फील्ड, थंब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और जो फिंगर होता है, फिंगर होता है करंट। समझे, जैसे मैंने कहा इस क्वेश्चन के अंदर कि क्रॉस है, क्रॉस, जो क्रॉस है बढ़ रहा है, यानी कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो लूप चाहेगा नहीं भाई थंब अंदर ना हो, थंब उल्टा हो जाए, थंब क्या हो जाए, तो थंब बाहर, यानी करंट ऐसे, यानी करंट कैसे होगा, ऐसे। और तुम बहुत ही बेवकूफ हो, तो याद कर लो, अगर कोई लूप हो और अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है तो करंट ऐसे आता है, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है तो करंट, क्यों, सोचो, अगर बाहर की तरफ बढ़ रहा है, बाहर की तरफ बढ़ रहा है तो लूप चाहेगा थंब को अंदर करना, तो करंट ऐसे हो जाएगा। मेरी बात समझे। तो लेंज लॉ को भी हम शब्दों में लिख देंगे, आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ के कंक्लूजन बना लो अपनी नोटबुक में। प्लीज पॉज द वीडियो। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन सच अ वे इट विल अपोज करेगा, रोकेगा, द कॉज
प्रोड्यूसिंग इट, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज। जैसे देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है ताकि करंट पैदा हो, क्या पैदा हो, वो बंदा उल्टा कर देता है। अगर थंब अंदर की तरफ है तो कहेगा थंब बाहर करो, समझे, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी सच, बंद कर दो, नोट कर लो भाई। जब तो प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस हमें एक और टॉपिक पढ़ना है इसके अंदर। पता क्या पढ़ना है, देखो ये टॉपिक है, अगर कोई कॉइल है और ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में है और इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है जो कि होता है BA cos थीटा, BA cos थीटा, तो हमें ये बताना है कि इसके अंदर कितना EMF होगा, कितना करंट होगा। तो EMF तो ऐसे निकाल लेंगे हम, जिसके अंदर EMF होगा, जो वोल्टेज होगा वो होगा d फाई बाई dt ना, d फाई बाई dt। अब ये माइनस साइन इसलिए है क्योंकि ये इसको अपोज करता है, लेकिन अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लोगे, EMF का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा d फाई बाई dt। माइनस साइन बाहर में जाए, माइनस साइन बताता है कि भाई लेंज लॉ है ये। अब ये तो हो गया EMF की बात। इस कॉइल के अंदर मान लो इस कॉइल का रेजिस्टेंस है R, रेजिस्टेंस कितना है, तो इस कॉइल का करंट कितना होगा, करंट होता है EMF बाई रेजिस्टेंस, EMF बाई, तो जो EMF है वो d फाई बाई dt, तो जो भी d फाई बाई dt है उसको R से डिवाइड कर दो तो ये हमारा करंट हो गया। क्या हो गया, करंट। तो यही हमारे सिलेबस में। एक और हमारे सिलेबस में ये हो सकता है जो बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे मेंशन नहीं है, पर अगर बाई चांस हो जाए तो, अगर मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और इसमें कोई कॉइल रख दिया हमने, कॉइल, और इस कॉइल को हम रोटेट करवा रहे हैं, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करवा रही है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। तो अगर हम इसको रोटेट करवाएंगे 2023-24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें EMF निकालना है। तो EMF तो d फाई बाई dt होता है। अब हमें लिखना पड़ेगा भैया यहाँ पर फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होगा BA cos थीटा, पर यहाँ पर ना W लिखा है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं समझे मेरी बात को, जैसे वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो भी डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, पर यहाँ पर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, एंगल अपॉन टाइम, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है ना ये। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, W इंटू टी, तो यहाँ से हम बोलेंगे BA cos WT। अब देखो अगर हमें EMF निकालना है तो फाई को यहाँ पुट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम फाई को पुट करेंगे तो ये जगह d बाई dt, और फ्लक्स हो जाएगा हमारा BA cos ओमेगा t। अब देखिए चेंज क्या होगा समय के साथ, जब ये घूमेगा तो क्या चेंज होने वाला आपको पता है, अंदर की चीजें चेंज होने वाली है ना। ये cos वाला टर्म चेंज होगा, B और A चेंज नहीं होगा, एरिया चेंज नहीं होगा, B चेंज नहीं होगा। तो हम बोलेंगे ये हमारे डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा B और A, और यहाँ पर होगा बेटा d बाई dt ऑफ cos ओमेगा t। तो यहाँ से अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो ये B बाहर, A बाहर, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, बताओ, cos का डिफरेंशिएशन sin ओमेगा t, और एक ओमेगा और आ जाएगा एक्स्ट्रा, पता ना, जो cos का साइन होता है और W भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस होता है, माइनस, ठीक है, माइनस होता है। तो BA sin ओमेगा t इंटू ओमेगा, ठीक है। लेकिन हम ना ये माइनस ना कैंसिल हो जाएगा लेंज लॉ वाले माइनस से, नहीं समझे मेरी बात को। हमने तो देखो यहाँ पर एक माइनस भी आता है ना लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, भूल गए, एक और माइनस आता है ना लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, यानी बाहर एक माइनस ऑलरेडी चल रहा है, एक बाहर माइनस चल रहा है, और cos का माइनस साइन होता है, क्या होता है, माइनस साइन, जो हम यहाँ लिखेंगे, समझे। एक बाहर से माइनस चल रहा है, एक साइन की वजह से माइनस आएगा, तो लास्ट में क्या जाएगा बताओ, प्लस। वैसे क्या फर्क पड़ता है, इतना माइनस प्लस मत देखा करो, ठीक है। तो ये EMF का फॉर्मूला आ गया। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे n नंबर ऑफ टर्न्स है, n जो नंबर ऑफ टर्न्स है मेरे, यहाँ n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो n B A और W को लिख दो, नवाब, क्या बन गए, नवाब साइन ओमेगा टी, नवाब साइन ओमेगा टी। तो इतना EMF पैदा होता है अगर कोई कॉइल रोटेट करे, और यही AC जनरेटर है, क्या है ये, फ्यूचर में पढ़ोगे, यही AC जनरेटर है चैप्टर 7 में। तो ये नवाब साइन ओमेगा टी पता क्या है, समझ में आ गया। डिफरेंशिएशन करने के बाद एक कॉइल को रोटेट करेंगे तो उसके अंदर जो EMF होगा इतना होगा, और जो नवाब है, नवाब, इस नवाब को है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्या होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसलिए EMF का फॉर्मूला हो जाता है, इसको लिख देते हैं E0, क्या लिख देते हैं, E0 साइन ओमेगा टी। और रही बात करंट की, तो करंट के लिए कुछ मत करो, जो EMF को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, नहीं समझे मेरी बात को। चलो करंट निकालते हैं, अगर प्यारे बच्चों हम करंट निकालेंगे यहाँ पर I, तो हो जाता है EMF बाई रेजिस्टेंस, EMF बाई, तो EMF पता है कितना, देखो EMF है E0 साइन ओमेगा टी बाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो EMF बाई रेजिस्टेंस हो जाएगा, EMF कितना है, E0 साइन ओमेगा टी बाई रेजिस्टेंस, समझे मेरी बात को। तो ये जो E0 बाई R है इसको I0 बोल देंगे, तो ये बन जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। यानी कि आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है, ठीक है। फिर अगली बार हमारे 2 टॉपिक है, बता रहा हूँ कौन कौन से, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस बार मोशनल EMF ये सब हमारे सिलेबस में आई नहीं, और तुमने क्वेश्चन देखा भी नहीं होगा मोशनल EMF इन सब पे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी रुक जाओ, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे अभी, इसे नोट कर लो, इससे पहले वाला और ये भी, कि अगर कॉइल रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में तब इतना होगा EMF और करंट, और जब रोटेट होगा तो इतना होगा। बेटा पॉज कर लो, हो गया। देखो इस टॉपिक का नाम ये था, सिंपल वाले में, इंड्यूस EMF एंड करंट इन अ कॉइल, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो कितना करंट और कितना EMF होगा। दूसरा मैंने ये टॉपिक कराया अभी कि इंड्यूस EMF एंड करंट इन अ रोटेटिंग कॉइल, अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रोटेट करेंगे एंगुलर स्पीड ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो कितना करंट और कितना EMF आएगा। जहाँ E0 का मतलब क्या होता है, E0 का मतलब बताओ, E0 का मतलब क्या हुआ बताओ, ये जो E0 है ना, E0 इसका मतलब है, बता देता हूँ मैं, E0 का मतलब है नवाब, क्या होता है, और ये ना मैक्सिमम करंट देता है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होता है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, वैल्यू ऑफ EMF, समझे। अब देखो मेरी बात, जो हमने बोला ना, हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया NBAW, EMF इक्वल टू नवाब साइन ओमेगा टी, इसको हमने E0 बोल दिया। वैसे ही सुनो,
वैसे ही जब ई नॉट को आर से डिवाइड करें करंट के लिए तो उसको हमने आई नॉट बोल दिया। अब जो ई नॉट का मतलब क्या देखो, ई नॉट का मतलब था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो जब मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ का होगा तो करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो आई नॉट का मतलब होता है मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। क्या बात समझ में आ गया? तो फटाफट इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़। ऑन हो गया सब सेट? सो गाइस, दोस्तों हम 2023-24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे एंड द लास्ट टॉपिक वाज व्हाट, याद है किसी को? क्या पढ़ा था हमने? हाँ, कि अगर एक लूप मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो कितना ईएमएफ जनरेट होगा एंड कितना करंट पैदा होगा। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा शायद सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और क्या था? हाँ, ये दिखाना यार क्या क्या है इस बार सिलेबस में। लेंज लो, एसी जनरेटर इसी चैप्टर में है। हाँ, इसीलिए लास्ट वाला टॉपिक तो हो गया ना, 5 मिनट का टॉपिक है। तो हो गया ना, बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा नीचे से खोलो उसे, अरे भाई उससे चैन से खोलो ना। हाँ, तेरी चलो काम की बात। प्यारे बच्चों, मोशनल ईएमएफ हमारे टॉपिक में नहीं है और अभी तक मैंने कोई भी प्री बोर्ड में मोशनल ईएमएफ के ऊपर क्वेश्चन देखा ही नहीं है, यानी सिलेबस में नहीं है तो नहीं करवा रहा। टॉपिक का नाम है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, मैंने पिछली बार बहुत डिटेल में कराया था, मतलब ऐसा है कि पिछली बार हमने वो भी करवाया था जो सिलेबस में नहीं है, पर इस बार हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं, बहुत ही इजी चीज है। देखिए सिंपल समझिए, एक है सोलोनॉइड हमारे हाथ में, हमारी जेब में, मान लो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस आज का टॉपिक, और हमने लिया एक सोलोनॉइड। क्या लिया हमने? अब देखिए सोलोनॉइड के अंदर ना, आप एक बात ध्यान रखिएगा, सोलोनॉइड के अंदर अगर कभी करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, जिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI, जो हम चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से जानते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इसका करंट चेंज होगा तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? और कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और कहीं पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा होगा। क्या पैदा होगा? ईएमएफ। मेरी बात समझे? अगर कहीं पर करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब हम इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं, सोलेनॉइड की सर्किट को, एक ऐसे करंट से जो समय के साथ बदल रहा है, मान लो हमने करंट लगा दिया I नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए ये जो करंट की वैल्यू है टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो समय के अनुसार इसका करंट चेंज होगा। अगर इसके अंदर से करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगा। तो होता क्या, देखो खुद के अंदर ही एक ईएमएफ पैदा हो रहा है। बात समझ पा रहे हो? इस कॉइल के अंदर अपने आप ही एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो जो ईएमएफ पैदा होगा इसके अंदर, उसको हम नाम देते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। मेरी बात समझे? यानी अगर आप इसके अंदर एक चेंजिंग करंट लगाओगे तो अपोज करने के लिए एक ईएमएफ पैदा होगा। क्या पैदा होगा? अच्छा, ईएमएफ क्यों पैदा होता है पता है? लेंज ने क्या बताया था? लेंज ने अपोज करने के लिए, तो अपोज करने के लिए ईएमएफ पैदा होगा, उसका नाम होता है बैक ईएमएफ। क्या नाम होता है? तो बात समझ में आ गया? इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? तो इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं हम? डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन अ वेरिएबल करंट passes through solenoid, a back EMF is generated to oppose the current, this phenomena is known as self inductance। यानी खुद के अंदर, इसी के अंदर पैदा हो गया ना, सेल्फ यानी खुद के अंदर। तो मैं लिखता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा पॉज करना इसको। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही इजीली आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसके अंदर ईएमएफ का पैदा होना इन अ कॉइल व्हेन अ वेरिएबल करंट पासेस थ्रू इट। वेरिएबल मतलब समय के साथ बदलता करंट अगर पास होगा, करंट बदलेगा तो ईएमएफ पैदा होगा। क्यों? क्योंकि करंट बदलने से मैग्नेटिक फील्ड बदलने से फ्लक्स, और जब भी फ्लक्स बदलेगा क्या आएगा? ईएमएफ। तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ का पैदा होना ड्यू टू चेंज इन करंट, उसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। प्लीज नोट इट डाउन बेटा, वो करना, पॉज करना। गाइस बोल दो अब। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज कि अब हमें ना मैथमेटिक्स के बारे में समझना है। देखो प्लीज ध्यान दो, चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। मैथमेटिक्स कहता है, देखो ध्यान से, मैथमेटिक्स ये कहता है कि यार सीधी बात है कि अगर जो फ्लक्स कब चेंज हो रहा है बताओ? जब करंट चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और यहां से एक कांस्टेंट आएगा L, और इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। बस खत्म हो गया इसका मैथमेटिक्स। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है वो बता रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर एक सोलेनॉइड है हमारे पास, कॉइल है, जिस कॉइल का नाम हमने रखा है सोलेनॉइड, इस सोलेनॉइड के अंदर बताओ कितना क्या वो होगा, क्या बोलते हैं, कितना वो होगा सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमें पढ़ना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। क्या पढ़ना है हमें? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, यानी एक सोलेनॉइड का L निकालना है, यानी सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया? L। तो L कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे भैया phi इज इक्वल टू LI। फली क्या हो गया ये? वी नो
फाई इज इक्वल टू एल आई। और फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स होता है बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एल आई। अब हम बोलेंगे दोस्त बात ऐसी है, एंगल 0 डिग्री रहेगा। एंगल है ना एरिया, देखो अगर एक सर्कल है यहाँ पे, सर्कल देखो ये ना सर्कल बने हुए, सोलनॉइड में क्या होता है सर्कल, तो ये सर्कल और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो जो एरिया वेक्टर होगा, जो एरिया वेक्टर होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा, नहीं समझ मेरी बात, उन दोनों में एंगल होगा 0। तो एंगल 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा, इसका गेम ओवर हो गया। तो b इंटू ए आ गया एल आई, बी इंटू ए आ गया एल आई। अब बड़ा आसान है बेटा, कुछ भी नहीं करना। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होता है म्यू नॉट एन आई, हमने पढ़ा था याद है आप लोगों को? तो म्यू नॉट एन आई इंटू में एरिया इज इक्वल टू एल आई। आई से आई तेल लगाया, आई से आई तेल लगाए, तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट एन, और जो भी एरिया होगा, जो भी क्या होगा, अरे कुछ ना कुछ एरिया तो होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है हमेशा, तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर लिख दो, जो भी इसका रेडियस होगा, जो भी सर्कल का रेडियस होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पर हमने एक सर्कल की बात करी है, कितने की बात करी है, पर कितने सारे सर्कल है? बहुत सारे। तो यहाँ पर एन से मल्टीप्लाई करने ना भूले फ्लक्स में, ठीक है? तो यहाँ पे एन चलता रहेगा, एन चलता है, एन मतलब यहाँ पर एन का मतलब क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि हम एक सर्कल की स्टडी कर रहे थे, हमें पूरे सोलेनॉइड की करना है, तो यहाँ पर एक एन भी आएगा, ठीक है? और मैं तुम्हें थोड़ी छोटी सी बात बता दूं, यहाँ पर देखो ये स्मॉल एन है, क्या है, और ये है म्यू नॉट। तो स्मॉल एन का क्या मतलब होता है? सुनो, स्मॉल एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को टोटल लेंथ से डिवाइड करना। स्मॉल एन का मतलब होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, याद कर लो कि कैपिटल एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को टोटल लेंथ से डिवाइड करना। तो यहाँ पर आप जो तो पुट भी कर सकते हो, तो ये एन हो जाएगा, ये म्यू नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा एन बाई एल, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये सोलेनॉइड के लिए है। तो यहाँ से देखो एन स्क्वायर क्या हो गया, एन स्क्वायर म्यू नॉट बाई एल पाई आर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि सेल्फ इंडक्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, एक तो एरिया पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ? मीडियम पे डिपेंड करता है। तो आप लिख के आ सकते हो एग्जाम में 3 पॉइंट। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो प्लीज नोट इट डाउन। किसको दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आज आप लिख लेना, अभी लिख लेना कि सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम पे, एंड एरिया मतलब एरिया पे। तो प्लीज नोट इट डाउन। ये खत्म हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे, फिर एसी जनरेटर पढ़ेंगे, कोई चैप्टर को कहेंगे बाय बाय। ऑन करना, वो पॉज करना। बेटा देखो अभी रिमझिम कह रही है कि इस एल से ये एल कट जाएगा, बेटा नहीं, ये ना, अच्छा ये है सेल्फ इंडक्टेंस और ये है लेंथ, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ, इसको ऐसे लिख देता हूँ भाई, ठीक है? डरना नहीं है, मतलब ये कोफिशिएंट, बड़ा मजाक कर रहा था। ये सेल्फ इंडक्टेंस है और ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वाला, स्मॉल एल ले लो इसको, ठीक है? डरना नहीं है, काट दिया ले तेरी तेल लगा, ऐसा नहीं बेटा, वो पॉज करना जरा। सो दोस्तों इसके बाद अपना एक टॉपिक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये बहुत इजी टॉपिक होता है, ध्यान दो इधर। म्यूचुअल इंडक्टेंस से हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आता है समझना, पहले समझ लो होता है क्या। देखिए जैसे मान लीजिए आपने कॉइल रखा हुआ है और आप जानते हो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी आएगा और उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट एन आई, जानते हो आप लोग? और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलता है, ऐसे और आगे जाता है। अब होता क्या, अगर हमने यहाँ पर एक चेंजिंग करंट लगाया है, चेंजिंग करंट लगाने से क्या होगा, ये करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, बार बार इसकी वैल्यू अप डाउन हो रही है, अप डाउन हो रही है इसकी वैल्यू। लेकिन अगर यहीं पर बगल में एक और मैं सोलेनॉइड लगा दूं जिसके अंदर सिर्फ एक बल्ब लगा दूं, बल्ब, कोई बैटरी ना लगाऊं, क्या लगाऊं? कोई भी बैटरी ना लगाऊं, तो सोचो क्या होगा, जैसे ही इसका करंट चेंज होगा, जैसे ही ये करंट इसके अंदर जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर चला जाएगा। अब इसके अंदर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसकी वजह से ये अपोज करना चाहेगा, और अपोज करना चाहेगा तो अपने अंदर एक ईएमएफ पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? पता ना आप लोगों को कि लेंज ने कहा था कि करंट की डायरेक्शन इसलिए होगी ताकि वो दूसरे को अपोज कर सके। तो मैं ये कह रहा हूं, सिंपल सी बात ये है कि अगर इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जाएगा तो ये कहेगा भाई मैं मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करूंगा, इसलिए अपने अंदर क्या पैदा करेगा? करंट। पता ना, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन सच अ वे इट विल ट्राई टू अपोज द मैग्नेटिक फील्ड और कॉस, वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना चाहेगा। जो भी इसमें चेंज प्रोड्यूस हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको अपोज करना चाहेगा। तो अब देखो अगर जैसे ही इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जाएगा, ये अपोज करना चाहेगा, तो अपोज करने के लिए अपने अंदर एक ईएमएफ पैदा करेगा, ईएमएफ। उसी को बोलेंगे म्यूचुअल। क्या बोलेंगे? म्यूचुअल मतलब इसमें हुआ तो उसमें भी हुआ। बोलते ना कि भाई तुम मेरे म्यूचुअल फ्रेंड हो, मतलब तो उसका भी फ्रेंड है उसका भी फ्रेंड, वही वाली बात। तो इसे नोट करो, इंग्लिश में लिखो, इसका मतलब क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन, इसको प्राइमरी बोलते हैं, सुन लो, इसको प्राइमरी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। तो जब प्राइमरी के अंदर फ्लक्स चेंज हो तो सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ आना कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉज करना। देखो बेटा, द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन सेकेंडरी व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस, जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी को भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो सेकेंडरी के अंदर भी ईएमएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समझे? क्योंकि देखो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, वही मैग्नेटिक फील्ड बगल में जाके भी चेंज हो रहा है। तो सोचो अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है, तो यहाँ भी ईएमएफ आएगा। तो द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन सेकेंडरी व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस, जब प्राइमरी में कुछ छिड़कानी होगी तो सेकंड में अपने आप प्लेस्ड नियर बाय इट, ठीक है ना? प्लेस्ड नियर बाय इट, प्लेस्ड नियर बाय इट, बिल्कुल नियर रख दें, प्लेस्ड नियर बाय इट, है ना? इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ढंग से रखना है, प्रॉपर ओरिएंटेशन।
प्रॉपर ढंग से रखना, ये नहीं कि ये यहाँ पर है तो उसको यहाँ रख दिया बंगाल में, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो फटाफट इसे नोट कर लो, ये टॉपिक खत्म होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा मैं बताता हूँ आपको। पॉज करना बेटा। देखिए अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो अभी मैथमेटिक्स समझनी पड़ेगी। देखो इसकी मैथमेटिक्स क्या होती है, मैथमेटिक्स, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, ध्यान दो इधर, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको ये पता लग गया कि अगर फ्लक्स चेंज होगा किससे, सुनो मेरी बात, अगर आप चाहते हो, सुनो मेरी बात, आप भी चाहते हो कि किसके अंदर फ्लक्स चेंज हो, सेकेंडरी के अंदर, आप ईएमएफ किस में चाहते हो, सेकेंडरी के अंदर, यानी अगर आप चाहते हो कि फ्लक्स सेकेंडरी के अंदर चेंज हो, लेकिन करंट किस में दिया हमने, प्राइमरी के अंदर, हमने देखो करंट यहाँ दिया था, इसका मैग्नेटिक फील्ड वहां चला गया, जिसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, तो यहाँ फ्लक्स चेंज हुआ और यहाँ ईएमएफ पैदा हुआ। यानी कहने का मैथमेटिक्स क्या बनेगी यहाँ पर कि अगर हम चाहते हैं फ्लक्स इन सेकंड, फ्लक्स इन ड्यू टू वन, हुआ किसमें है, सेकंड में, सेकंड में वजह से, वजह नहीं सही था वो, ड्यू टू, तो सेकंड में ड्यू टू वन, तो फ्लक्स इन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ड्यू टू वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट ऑफ फर्स्ट। बेवकूफ इमेजिन करो अगर पहले में करंट ही नहीं आएगा तो दूसरे में फ्लक्स ही नहीं आएगा, चेंज ही नहीं होगा, समझे। तो फ्लक्स ऑफ सेकंड डिपेंड करता है करंट ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा 5 to 1 इज इक्वल टू, कांस्टेंट आएगा यहाँ पर m और ये I1, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हुए तो यहाँ आप n से मल्टीप्लाई कर देना प्लीज, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स। हम एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दो सोलेनोइड्स है कोएक्सियल, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, और किसी न किसी के एग्जाम में सब आया ही होगा, प्लीज नोट इट डाउन। पॉज करना बेटा। देखो इन बातों की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकंड में जो फ्लक्स है वो फर्स्ट के करंट की वजह से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, क्या आता है क्वेश्चन, अक्सर ये आता है कि भाई साहब अगर हमारे पास एक सोलेनोइड है, समझना, और उसके अंदर दूसरा सोलेनोइड है, इनको बोलते हैं हम कोएक्सियल, क्या बोलते हैं, कोएक्सियल, कि एक ही एक्सिस के अलॉन्ग दो सोलेनोइड है, इनका नाम देंगे हम कोएक्सियल सोलेनोइड, कोएक्सियल सोलेनोइड। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना हमेशा, वो बोलेंगे देखो भैया पहले में करंट है तो दूसरे के अंदर कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ, या फिर बोल देंगे ऐसा कि मान लो दूसरे वाले के अंदर करंट है तो पहले में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ, क्योंकि एक में करंट होगा दूसरे में क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अभी हम मान लेते हैं किसी भी एक में करंट है, चलिए हमने इसमें मान लिया कि भैया पहले वाले में करंट है, व्हाइट वाले में करंट है, हम ऐसा मान लेते हैं कि व्हाइट वाले में करंट है, और मुझे इसको इसका नाम देते हैं हम प्राइमरी, और ग्रीन वाले का नाम देते हैं हम सेकेंडरी। तो हमें सेकेंडरी में निकालना है, समझे मेरी बात होगा। तो हम ऐसे बोलेंगे भैया देखो अगर आपको फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी में, फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी में पहले की वजह से, क्योंकि पहले में करंट है, तो वो होता है m इंटू करंट ऑफ फर्स्ट, करंट ऑफ फर्स्ट। अब मुझे बताओ अगर फ्लक्स किस में चेंज हो रहा है, सेकंड में, सेकंड में ऐसे पढ़ना, दूसरे में फ्लक्स अगर दूसरे में चेंज हो रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी किसमें आएगा, दूसरे में, तो दूसरे में आएगा किसी वजह से, पहले की वजह से। तो कैसे हम पढ़ रहे हैं, देखो दूसरे में फ्लक्स चेंज हुआ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी किसका हुआ, दूसरे का, अरे इसी के अंदर तो पैदा होगा ग्रीन वाले के अंदर। तो ये हमारा पहले बात तो फॉर्मूला बनाना सीख लिया हमने कि टू फ्लक्स इन टू ड्यू टू फर्स्ट डिपेंड कर रहा है करंट ऑफ फर्स्ट पे, और इसको पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस दो में हुआ है फर्स्ट की वजह से। अब कुछ भी नहीं है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, मान लेते हैं कि दूसरे के अंदर, सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है n2, कितना है, तो यहाँ पर n2 से मल्टीप्लाई कर दूं ना। अच्छा अब मेरी बात को गहराई से समझना पड़ेगा आपको। अगर मैं यहाँ पर n2 लिखता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, दर्द हो रहा है किसी को, नहीं हो रहा, ठीक है। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA। देखो एंगल 0 डिग्री हो जाता है, बता चुका मैं, बार बार नहीं बात करेंगे। तो मुझे मुद्दा ये बताओ कि सेकंड में हो रहा है, किसमें हो रहा है, सेकंड में फ्लक्स, पर करवा कौन रहा है, फर्स्ट। अगर फर्स्ट करवा रहा है तो चलो मैं फ्लक्स का फॉर्मूला लिखता हूं पहले, B इंटू एरिया, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है, B इंटू एरिया, ये मैंने लिख दिया फ्लक्स का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, सुनते रहना बस, डेरिवेशन होगी नहीं फिर, अगर समझा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा 1 2 में बेटा, 1 2 का 4 हो जाएगा तुम्हारा। देखो तो अब मुझे बताओ अगर मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा तो मैग्नेटिक फील्ड किसका लूंगा, मैग्नेटिक फील्ड लूंगा फर्स्ट का। तो समझ में आ रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का क्यों लूंगा बताओ, क्योंकि लगाने वाला बंदा कौन है, फर्स्ट। अरे फ्लक्स सेकंड में निकाल रहे हैं पर लगाने वाला बंदा कौन है, फर्स्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो फर्स्ट का लोगे, पर एरिया किसका लोगे, सेकंड का ही, क्योंकि उसी में मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बाहर का होता है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ का होता है, बाहर का, जो बंदा लगा रहा होता है। इसीलिए ध्यान रखना कि इसके अंदर ना मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का आता है। मतलब अब देखो रट्टा तो मान नहीं सकते, समझना ही पड़ेगा। कोई ऐसे कोई महाज्ञानी होगा तो याद रखेगा n2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1, कर लोगे, तुम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या काम आएगा, लॉजिक, कि भाई साहब अगर फ्लक्स में सेकंड में निकाल रहा हूँ तो लगा कौन रहा है, फर्स्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का होगा। तो यहाँ से अब ये n2 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला खोलेंगे, म्यू नॉट, देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सोलेनोइड के लिए म्यू नॉट ni, तो म्यू नॉट ये फर्स्ट है तो n1 I1, यहाँ पर एरिया ऑफ 2, ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1, और यहाँ पर I1 से I1 कट गया, आंसर आ गया, डेरिवेशन हो गया। अब ये n2 है, ये म्यू नॉट है, और n का मतलब जानते हैं हम n/l, n1/l हो जाएगा, L1 है ना, कि पहले वाले सोलेनोइड का लेंथ। यहाँ पर एरिया ऑफ 2 रहेगा, एरिया ऑफ
2 रहेगा, और यही डेरिवेशन हमें एग्जाम में करनी होती है, और ये आया भी होगा किसी न किसी के पेपर में। तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड। सिमिलरली ऐसा भी कर सकते हैं हम, सिमिलरली ऐसा भी डिराइव कर सकते हैं। देखो M12 कर दो, क्या होगा बताओ? M जैसे ही 1 2 करेंगे तो 2 की जगह पर 1, 1 की जगह पे 2, तो यहाँ N1 हो जाएगा, यहाँ म्यू नॉट हो जाएगा, या N1 है तो क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा, यहाँ एरिया ऑफ 1 हो जाएगा, नीचे लेंथ ऑफ 2। तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 इन 1 ड्यू टू 2। तो सेम टू सेम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिमिलरली ऐसे कर सकते हैं, कई सारी बुक्स में सिमिलरली लिखा होता है, आप भी सिमिलरली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताओ इजी डेरिवेशन है कि मुश्किल? बहुत ज्यादा इजी। बस ध्यान रखना है कि जब 2 वाला हो तो मैग्नेटिक फील्ड 1 का लेते हैं, और कुछ और बातें ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है, और तो B1 हो जाएगा म्यू नॉट NI I1, और यहाँ पर NI का मतलब होता है N/L1। तो प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज द टॉपिक। फिर हम एक AC जनरेटर करेंगे और चैप्टर को बोलेंगे बाय। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? बाय। AC जनरेटर कर लेते हैं फटाफट। प्लीज बेटा पॉज करना इसको। देखिए बेटा प्यारे बच्चों, जो ये इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस, ये जो इंडक्टेंस है जिसको आप L या M बोल रहे हो, इसकी यूनिट होती है हेनरी। क्या होती है यूनिट? तो ये बात हल्का तो ध्यान रखेंगे, ठीक है? क्या बात समझ में आ गया? अब हम काम की बात करते हो। वैसे तो सिलेबस में नहीं है AC जनरेटर इस चैप्टर का, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ, अगले चैप्टर का। तो क्या हो गया? देखिए AC जनरेटर क्या होता है? AC जनरेटर, इसके अंदर ना हम क्या करते हैं, हम ऑल्टरनेटिंग करंट को पैदा करते हैं। AC पैदा करते हैं, क्या करते हैं? पैदा करते हैं, या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोड्यूस करना वर्ड थोड़ा सा गलत होता है बेसिकली, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन के खिलाफ हो जाएगा, पर मैं ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम AC जनरेटर में AC को प्रोड्यूस करने वाले। कैसे? देखो, क्योंकि कभी भी ना आप एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एनर्जी इज ऑलवेज कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर, है ना? प्रोड्यूस नहीं होता कभी एनर्जी। तो AC जनरेटर में हम ऑल्टरनेटिंग करंट को पैदा करेंगे। देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है? ऐसा करंट जो ऐसे वेरिएबल हो, वेरी करे, इसमें प्लस माइनस हो, प्लस जिसके अंदर साइन थीटा हो, क्या हो? तो साइन थीटा वाली चीज को हमें ड्राइव करना है। तो कैसे ड्राइव करेंगे? तो ये हम पहले कर चुके हैं, फिर भी एक बार और देखिए। हम यहाँ पर एक लेंगे नॉर्थ पोल मैग्नेट का, यहाँ लेंगे हम साउथ पोल, यहाँ पर एक लूप लेंगे, जिस लूप के अंदर क्या होगा? n नंबर ऑफ टर्न्स से लपेट देंगे, बहुत सारे टर्न्स। यहाँ से हम लेंगे एक, इसको कनेक्शन बना देंगे बेटा, समझो मेरी बात को। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ से कनेक्शन कर देंगे मजबूत, और यहाँ से हम लगा देंगे स्लिप रिंग्स जो इसको घुमाएगा। मोटर लगा दी हमने, मोटर क्या लगा दी हमने? मोटर। या फिर 4 गांव के लोग थे, उनको खड़े कर दिया, भाई घुमाते रहियो, कुछ भी कर दो, मतलब ये कुल मिला के घूमना चाहिए। अब ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बना देंगे, और हम बोल देंगे भाई साहब सुन लो मेरी बात। अब मेरी बात तो सुन लो एक बार, ये हमारा सिस्टम तैयार है, इसी को बोलते हैं AC जनरेटर, ठीक है? ये AC जनरेटर है। तो क्या होगा? इस मोटर की वजह से ये कोयल घूमेगा। कोयल, अब खुद सोचो, मेरी बात समझ पा रहे हो? ये जो कोयल किसमें घूम रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में। किसमें घूम रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में। अगर ये कोयल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो एक बात तो फिक्स है कि देखो, अब एक फ्लक्स होता है, फ्लक्स जो मैंने सिखाया आपको, BA cos थीटा BA। अब देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ हो, ये जो थीटा है वो चेंज होने वाला है। थीटा क्या होने वाला है? क्योंकि घुमाओगे ना इसको आप तो एंगल बदलेगा बार बार। जैसे एंगल बदलेगा फ्लक्स बदलेगा, और जैसे फ्लक्स बदलेगा एक वोल्टेज पैदा होगा। फैराडे सेकंड लॉ, फर्स्ट सेकंड यही तो है कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस देयर इज प्रोडक्शन ऑफ EMF, और जैसे EMF आएगा मतलब वोल्टेज आ गया तो करंट आ गया। अगर आप यहाँ से एक बल्ब लगा दो, क्या लगा दो? बल्ब, ये बल्ब जलेगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं, ये बल्ब जलेगा। यानी कि भैया अगर हमने बस इसको घुमा दिया, हाथ से पकड़ के या मोटर से घुमा दिया, या 4 गांव के लोग खड़े कर दिया बारी से, 6 घंटे तेरी ड्यूटी, 6 घंटे ले 18,000 रुपये महीना, है ना? दिहाड़ी पे खड़े कर दिया, ले भाई, नहीं समझे मेरी बात को? तो बस करंट पैदा हो रहा, पूरा गांव, एकदम पूरे गांव ने कह दिया भैया तेरे को पैसे मिलेंगे तो घुमाते रहे, है ना? पूरे गांव में बिजली पैदा कर रहे हैं इसी से। वैसे इसको हम कैसे घुमाते पता तुम्हें? कैसे घुमाते इसको? इसे पानी की हेल्प से घुमाते। पता कैसे? देखो यहाँ पर हम ऐसे वो बना देंगे स्लोप टाइप, ऐसे करके पंखे टाइप बना देंगे। क्या बना देंगे? यहाँ पे पंखा, और यहाँ पर पहाड़ से पानी गिराएंगे इसके ऊपर। तो अगर पहाड़ से पानी गिरेगा तो इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स। अरे तो ये कहाँ लगाए जाते हैं? ये AC जनरेटर डैम पे तो लगता है इसको, डैम में तो लगाए जाते हैं। डैम से तो बिजली पैदा करते हैं, पता है तुम लोगों को? तो ये डैम से पानी को गिराएंगे तो ये पंखी घूम जाएगी। तो देखो ये जो पंखा है घूम गया, जैसे लगातार घूमता रहेगा तो बस करंट मिलता रहेगा हमें। समझे वाली बात को? तो बहुत सिंपल सेटअप होता है, यानी हम पानी की एनर्जी को बिजली में बना रहे। तो वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है इस कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझे? जो पानी की पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है। तो कुल मिला के बात ये है, अब हम कहानी ऐसी गाने वाले हैं, हम कहने वाले भैया देखो, हम जाते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो स्पीड है एंगुलर स्पीड है, तो डिस्टेंस क्या होगा? एंगुलर अपॉन टाइम। तो थीटा हो जाता है ओमेगा टी। आई होप हम कर चुके हैं ये। देखो मैंने कितनी बार कहा है, पीछे और आगे का सब कुछ कनेक्टेड होता है, इसलिए सब कुछ पीछे का पढ़ के आया करो। तो ये फ्लक्स हो गया। नाउ हम बोलेंगे भैया जो EMF होता है माइनस का d∅/dt। अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स लगाए, यहाँ पे क्या लगाए? n नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ n से मल्टीप्लाई कर देना। फिर कुछ भी नहीं करना है आपको, ये EMF हो जाएगा, यहाँ पर n की जगह n रहेगा, यहाँ d/dt रहेगा, यहाँ फाई का फॉर्मूला पुट कर दो, BA cos ω t। क्या आपको याद नहीं? हम पहले कर चुके हैं ये, फिर भी तुम मुझसे करवा रहे हो। तो ये हो जाएगा n, b और बाहर a बाहर, cos का डिफरेंशिएशन पता क्या होता है? देखो cos का डिफरेंशिएशन होता है साइन, देखो एक माइनस साइन बाहर है, और ये d/dt ऑफ cos होता है माइनस का साइन, माइनस साइन ω t। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, cos का साइन होता है ω t, और ये w भी बाहर आता है। मेरी बात समझे? अरे ये होता है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैथमेटिक्स है। प्यारे बच्चों देखो, b और a को बाहर ले लिया, n तो पहले से था, माइनस साइन पहले से था, जो cos है उसका साइन हो जाता है माइनस में, और w भी बाहर आता है ओमेगा, जो एंगुलर स्पीड है आपकी।
तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, तो NBAW याद है क्या, नवाब, क्या नवाब साइन ओमेगा टी, नवाब साइन ओमेगा टी। अब ये है ना, ये जो नवाब है नवाब, इस नवाब को बोलते हैं हम ई नॉट, क्या बोलते हैं, ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू। इस नवाब को शॉर्टकट में ई नॉट बोलते हैं। तो ये ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया, यानी कि जब एक कॉइल घूमेगा तो एसी जनरेटर में क्या हुआ, एक वोल्टेज पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ। अगर इसी को हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, अगर हम इसी को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो ईएमएफ क्या बनेगा, करंट। तो करंट कब बनेगा, जब इसको हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। तो अब देखो ये जो आई नॉट, इसको बोल देंगे हम आई नॉट, क्या बोल देंगे इसको, आई नॉट। तो आई इज इक्वल टू ये बन जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये जो करंट है देखो, इस करंट के अंदर साइन आ रहा है, क्या आ रहा है, साइन। और साइन आने के बेसिस को बोलते हैं हम एसी करंट, क्या बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा होगा प्लस माइनस वाला। तो देखो एसी जनरेटर ने क्या किया, एक एसी करंट आपको पैदा करके दिया। आई होप आपको समझ में आ गया कि एसी जनरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस से जब आप वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे आपको करंट मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एसी जनरेटर, जिसके अंदर हम वाटर की या किसी की भी रोटेशनल एनर्जी को करंट में पैदा करते हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस किस प्रिंसिपल पे काम करता है बताओ, एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि व्हेनेवर, और क्या इसमें फ्लक्स चेंजेस, व्हेनेवर फ्लक्स चेंजेस ईएमएफ इंड्यूस्ड। देखिए फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ, तो किसके नियम पे काम करता है, फैराडेज के लॉ पे। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस ईएमएफ, यानी फैराडेज के लॉ पे काम करता है। किस पे काम करता है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किस पे काम करता है ये, फैराडेज लॉ पे। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो आप खुद से करना चाहोगे तो चैप्टर तुम्हारा 6 महीने में भी नहीं होगा, यकीन मानो, ऐसा ही होता है। इसे पॉज करना बेटा, क्या चाहते हो बेटा।